So if we talk about Western Hemisphere geopolitics, we'll be looking at some very important points with regards to Western Hemisphere geopolitics. तो सबसे पहला पॉइंट है द ट्रम्प कोरोलरी टू द मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। तो बेसिकली अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स मॉनरॉय डॉक्ट्रिन को फॉलो करती थी, बट अब 2026 में जो नया अभी जो ट्रम्प की सरकार है वहां पे हमको ट्रम्प कोरोलरी देखने को मिल रहा है। अब ये होता क्या है इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। द डिफाइनिंग जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ 2026 is what analysts call the Trump corollary. And what it is a modern militarized update to the 1823 Monroe Doctrine, which originally warned European powers against colonizing the Americans. तो देखो बात ऐसी है कि अमेरिका में 1823 में मॉनरोय डॉक्ट्रिन, जो कि एक जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं, उसको अपनाया। तो मॉनरोय डॉक्ट्रिन के तहत यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन पावर्स को अमेरिका में कॉलोनाइज होने नहीं देगा। सो मॉनरोय डॉक्ट्रिन एक आप जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं, 1823 का है ये। इसका मेन फ्रेमवर्क का इंटेंट यही था कि वार्निंग यूरोपियन पावर्स अगेंस्ट कॉलोनाइजिंग द अमेरिकास, क्योंकि हमको पता है कि यूरोपियन पावर्स ने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनाइज किया, इंडिया में भी कॉलोनाइज किया, भारत को भी वो उन्होंने मतलब हथिया लिया था, अफ्रीका मिडल ईस्ट में भी उनकी कॉलोनीज थी। बट अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोप को कॉलोनाइज होने नहीं दिया। उसमें मॉनरोय डॉक्ट्रिन जो 1823 का है उसका बहुत बड़ा एक रोल है। तो तब से ये एक जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क यूएस में हमको देखने को मिला, एक ये एक एग्रेसिव फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं। अब उसी के तहत अब 2026 में हमको एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट इज द ट्रम्प कोरोलरी। अब ये ट्रम्प कोरोलरी है क्या, इसको समझते हैं। सो ट्रम्प कोरोलरी का मेन आइडिया है यूनाइटेड स्टेट्स asserts exclusive strategic preeminence in the western hemisphere। तो ट्रम्प कोरोलरी का मेन इंटेंट ये है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स इट्स कंप्लीट इन्फ्लुएंस। यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट लेट चाइना, रशिया, ईरान or any other country to establish influence in the western hemisphere. In the western hemisphere, United States wants its exclusive influence, and that is the Trump corollary. So China, United States wants to eliminate the rival presence, that is the China, Russia, and Iran, because according to United States, these rival presence is a direct threat to national security. एंड ट्रम्प कोरोलरी जो जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। सो इफ वी टॉक अबाउट द न्यू रेड लाइंस, देखो कोल्ड वार में जो था, अनलाइक द कोल्ड वार्स फोकस ऑन आइडियोलॉजी लाइक कम्युनिज्म, दिस न्यू डॉक्ट्राइन फोकसेस ऑन रिसोर्स कंट्रोल। देखो कोल्ड वार जो था वो आइडियोलॉजी पे था, लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो अभी 2026 में हम आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2026 में किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिसोर्स कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। एंड यूनाइटेड स्टेट्स का भी यही इंटेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स इज फोकसिंग ऑन रिसोर्स कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ऑयल, lithium, ports, and space stations. So in 2026, it's not about the ideology, but it's about the resource control and infrastructure. And that is what the US is focusing on under the Trump corollary. And the capture of Maduro is a kinetic enforcement of this policy.
demonstrating that the US is willing to use direct force to remove regimes that facilitate rival powers' access to the region. So, Trump corollary is the new geopolitical framework which the US is following in 2026, and Trump corollary के तहत United States is focusing on the exclusive influence in the Western Hemisphere where it does not want its rival like China, Russia, or Iran to establish any kind of influence because it treats them as national security threat. And also under the Trump corollary, United States is focusing not on the ideology but on the resource control and infrastructure, wherein यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि हमको पता है कि लैटिन अमेरिका में दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वहां पे मौजूद है। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा कच्चा तेल ओरिनाको बेल्ट में मौजूद है। एंड साथ में लिथियम ट्रायंगल वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है मतलब। तो यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा फोकस है रिसोर्स कंट्रोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो द नाउ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर जियोपॉलिटिक्स इट इज गवर्न्ड बाय द ट्रम्प corollary, the retreat of extra regional powers, the retreat of extra regional powers. So US intervention in Venezuela, it forced a retreat or recalibration by the US primary global competitors who had spent the previous 2 decades building influence in Latin America. मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जो यूएस के राइवल्स हैं लाइक चाइना, रशिया एंड ईरान, दे आर फोकसिंग ऑन retreat and recalibration because they built influence in Latin America over 2 decades, especially China. चाइना ने लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, खूब उनको लोन दिया हुआ है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे ही वेनेजुएला पे रेड किया, हमला किया, तो इस इंसिडेंट ने चाइना, रशिया एंड ईरान को सोचने पे मजबूर कर दिया। like now they are thinking about retreat and recalibration, retreat and recalibration। तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने वेनेजुएला को 2007 में $60 बिलियन का लोन दिया था। एंड इन रिटर्न वेनेजुएला उसको ऑयल सप्लाई करता था। मतलब चाइना के पास बहुत पैसा है, उन्होंने $60 बिलियन वेनेजुएला को दे दिया सरकार को, और सरकार को कहा कि भाई तुम हर महीने या रोज इतना कच्चा तेल हमको दो एज अ लोन रीपेमेंट। तो इस तरीके से चाइना को एक ठीक ठाक मात्रा में एनर्जी सप्लाई हो रही थी। अब मडूरो का प्रेजेंस वहां से चला गया एंड यूएस का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला में है, तो हो सकता है कि ये जो डील है अब वो कंटिन्यू ना हो। एंड दैट इज व्हाट इज द लॉस ऑफ अ क्लाइंट फॉर चाइना। अब चाइना का रिस्पॉन्स क्या होगा? चाइना का पूरा फोकस होगा डैमेज कंट्रोल, क्योंकि डैमेज तो हो गया है। क्योंकि वेनेजुएला में मडूरो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना का पार्टनर है। चाइना का इन्फ्लुएंस है ऑन मडूरो एज कैन बी सीन फ्रॉम द actions. So now the goal of China is to damage control, and what will be doing is it will be prioritizing depth recovery over loyalty. उसका पूरा गोल ये रहेगा कि जितना भी बचा हुआ पैसा है वो उसको मिल जाए। एंड यहाँ पे लॉयल्टी की अगर हम बात करें तो लॉयल्टी टू चैविज्म, लॉयल्टी टू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्योंकि देखो चाइना जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे यकीन रखती है, एंड मडूरो की सरकार भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे यकीन रखती है। बट अभी चाइना का वो गोल नहीं है। चाइना का गोल है कि भाई जो भी बचा हुआ पैसा है, लोन डेप्थ, उसको रिकवर करना। एंड यहाँ पे चाइना के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज है ब्लॉक्ड एक्सेस। क्योंकि अब जब नई सरकार बनेगी वेनेजुएला में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस, इट माइट block the access of China, like in telecom, ports, port construction, telecommunication,
इसी तरीके से अगर हम रशिया की बात करें तो देखो, वेनेजुला जो है रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज कर रही थी। एंड जिस तरीके से यूएस एयर फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक किया ऑन वेनेजुला, इट इज अ क्लियर कट एविडेंस कि रशिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, S-300, बक M2, ये पूरी तरीके से फेल हो गए। तो यहाँ पे रशिया के सामने जो चैलेंज है वो है क्रेडिबिलिटी कोलैप्स। जो रशिया की जो मिलिट्री प्रेस्टीज थी उसकी धज्जियां उड़ गई। एंड इट इज अ ह्यूमिलिएटिंग ब्लो टू रशिया, बिकॉज S-300 पूरी तरीके से फेल हो गए टू डिटेक्ट और स्टॉप यूएस ऑपरेशंस। एंड अभी अगर हम रशिया की बात करें, इट इज ऑलरेडी बिजी in its war with Ukraine. Russia is already distracted by Ukraine, and because of that, it was not able to support its allies. तो उसके दोस्तों को सपोर्ट ही नहीं कर पाया इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो कुल मिला के रशिया बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय यूक्रेन, रशिया का इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वो हमको फेड होता दिख रहा है। इफ यू टॉक अबाउट ईरान, तो देखो, वेनेजुला वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान, क्योंकि वेनेजुला वाज ईरान फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इन द यूएस, यूज टू इवेड सैंक्शंस एंड लॉन्डर मनी। मतलब ईरान जो भी इलीगल एक्टिविटीज करता था, इलिसिट फंड्स का ट्रांसफर करना या फिर सैंक्शनड क्रूड ऑयल को सप्लाई करना टू यूएस, वो वेनेजुला के थ्रू करता था। तो वेनेजुला वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान। अब यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस ऑन वेनेजुला इज लाइक अ नेटवर्क डिसरप्शन फॉर ईरान, क्योंकि अब मडुरो की सरकार तो रही नहीं, या मडुरो तो रहा नहीं, क्योंकि मडुरो के नेतृत्व में ये काम होता था। तो ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस था ये बिल्कुल डिसरप्ट हो गया है। एंड इट हैज डिसमेंटल्ड एयर ब्रिज बिटवीन द तेहरान एंड कैराकस, जिसकी वजह से सैंक्शन इवेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग ये भी रुक गया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी वेनेजुला के थ्रू होती थी ईरान से, उस पे भी अब रोक लग जाएगी। एंड वेनिजुला रीजन में जो भी ईरान का जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थे उसको भी यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेल कर देगा, एक्सपेल्ड मिलिट्री एडवाइजर्स, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा इन्फ्लुएंस हमको वेनिजुला में देखने को मिलेगा। तो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो भी कदम उठाया, द ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, सो द आइडिया नाम ही बता रहा है ना, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्योंकि वेनेजुला एक तरीके से सर दर्द था, क्योंकि मडुरो क्या था, मडुरो ने चाइना रशिया ईरान के साथ हाथ मिलाया एंड ठान लिया कि यूएस को वो बर्बाद करके छोड़ेगा। एंड किस तरीके से वो ईरान का मिस यूज करता था, लाइक ईरान से कच्चा तेल लेके वो यूएस में सप्लाई करता था, मनी लॉन्ड्रिंग, वो सारे इलीगल एक्टिविटीज। चाइना का भी इन्फ्लुएंस था वेनेजुला में। तो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था, एंड यूएस ने बहुत बड़ा कदम उठाया, इसलिए नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन का नाम। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, वेनेजुला पे एयर स्ट्राइक्स करे एंड रातों रात वहां के प्रेसिडेंट मडुरो का किडनैप कर लिया। एंड उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, मतलब पूरी तरीके से समस्या का निदान। एंड वो यूनाइटेड स्टेट्स ने कर भी दिया, क्योंकि अब वेनेजुला में जो भी सरकार बनेगी या जो भी लीडर आएगा उसका यूएस का इन्फ्लुएंस रहेगा वहां पे। अब यूएस वेनेजुला में अपना पूरा इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। एंड यूएस चाइना रशिया एंड ईरान को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें रीजनल रीअलाइनमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। द कार्टेल कोलिशन, द कार्टेल कोलिशन। सो इन लैटिन अमेरिका, या अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें स्पेशली लैटिन अमेरिका की, तो वी कैन सी रीजनल पॉलिटिकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स का सिक्योरिटी एजेंडा वर्सेस सवर्निटी कंसर्न्स। तो अब हमको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि कंट्रीज कट्टरवादी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं।
राइट विंग की तरफ वो बढ़ रहे हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ट्रम्प राइट विंग है। सो यूएस कल्टिवेट्स राइट लीनिंग लीडर्स इन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, इक्वाडोर, एल Salvador, who support the hardline stance against drug trafficking and socialism। तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो राइट लीन लीडर्स हैं, जो कट्टरवादी सोच वाले लीडर्स हैं इन अर्जेंटीना, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, उनके साथ हाथ मिलाया और ज्यादा संबंध मजबूत बनाए टू फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सो द सपोर्ट हार्डलाइन स्टैंड अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सोशलिज्म। तो एक तरीके से हम इसको कार्टेल कोएलिशन कह सकते हैं। एंड व्हाट इज कार्टेल कोएलिशन? इट्स अ यूनिफाइड फ्रंट अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ग्रुप्स लाइक ट्रेन डे एरागुआ। सो कार्टेल कोएलिशन is a coalition between the US, Argentina, Ecuador, El Salvador, and the goal is like this coalition is acting like a united front against the transnational crime or transnational criminal groups like Tren de Aragua। इसी के साथ साथ सोवरनेटी बैकलैश, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्पेशली लैटिन अमेरिका में सोवरनेटी कंसर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही वो वेनेजुला का में इंसिडेंट हुआ कि वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया रातों रात, तो सोवरनेटी की वहाँ पे बहुत बात चल रही है। तो जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं लाइक ब्राजील, कोलंबिया, दे रिमेन डीपली क्रिटिकल। दे व्यू यूएस एक्शन एज डेंजरस violation of international law, and they are fearful of becoming the next target of economic warfare or lawfare। वहाँ पे एक डर का माहौल हमको देखने को मिल रहा है। एंड वो जो भी अपोज कर रहे हैं यूएस को, वो डिप्लोमेटिक तरीके से कर रहे हैं, नॉट ऑपरेशनल। तो कुल मिला के अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो लैटिन अमेरिका में हमको कार्टेल कोएलिशन देखने को मिला, जहाँ पे कि जो भी राइट विंग के लीडर्स हैं वो और ज्यादा क्लोज आए एंड उन्होंने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ एक मुहिम चालू करी, दैट इज द कार्टेल कोएलिशन। एंड जो लेफ्ट गवर्नमेंट है, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, वो कंट्रीज साथ आई एंड उन्होंने, उनके बीच में एक डर का माहौल क्रिएट हो गया कि वो अब यूएस के साथ पंगा नहीं ले सकती, क्योंकि उनको डर है कि यूनाइटेड स्टेट्स कहीं उनके साथ उन पे भी अटैक ना कर दे। तो वहां पे एक डर का माहौल हमको देखने को मिल रहा है। सो द बैटल फॉर रिसोर्सेस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो जियो पॉलिटिक्स इन 2026। तो 2026 में जो जियो पॉलिटिक्स है दैट इज द एनर्जी ट्रांजिशन एंड रिसोर्स सिक्योरिटी। एनर्जी ट्रांजिशन एंड रिसोर्स सिक्योरिटी। तो 2026 का जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें ऑयल इज एक्टिंग एज अ वेपन। ऑयल इज अ वेपन बिकॉज by seizing control of the world's largest oil reserves, that is a Venezuela, the US aims to flood the market if necessary to keep prices low, damaging the economies of petro rivals like Russia and Iran। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर सकता है? सिंस यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा इन्फ्लुएंस है ऑन द वेनेजुला, so United States now it can flood the market to control the oil prices and hence damage the rival countries like Russia and Iran, like the petro rivals। And the lithium triangle, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम ट्रायंगल। तो लिथियम ट्रायंगल में तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बोलिविया, चाइल एंड अर्जेंटीना, ये सब लैटिन अमेरिका में। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा लिथियम रिसोर्सेज देखने को मिलेगा, इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल का नाम दिया गया है। Now, United States is already shifting the focus to the lithium triangle, and the United States is aggressively maneuvering for contracts। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन कंपनीज को सब्सिडाइज कर रही है, उनको इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप लैटिन अमेरिका में जाइए, वहां पे आप इंडस्ट्री सेटअप करिए।
सो दैट चाइना का इन्फ्लुएंस वहां से आप बिल्कुल हटा दीजिए। एंड लिथियम इज अ क्रिटिकल मिनरल, एंड लिथियम ट्राइंगल में सिर्फ लिथियम नहीं और भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एआई हार्डवेयर। एंड यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा फोकस है कि लिथियम ट्राइंगल पे पूरा कब्जा वो कर ले। सो दिस इज अ बैटल फॉर रिसोर्सेस। एंड हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये ऑयल एंड लिथियम ट्रायंगल ये दोनों के दोनों वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एंड स्पेशली लैटिन अमेरिका में है। एंड वहां पे अब यूनाइटेड स्टेट्स पूरा अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहा है, rather than, and it is putting efforts to eliminate the influence of rivals like China, Russia and Iran.